बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ मल्टीपल प्रेगनेंसी। और मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के एक ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि मोस्ट ऑफ देम वो प्री टर्म ही होती हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, क्वाड्रिपल्स हैं, जितनी तादाद बच्चे के अंदर बढ़ेगी, बच्चों के अंदर बढ़ेगी, तो वो ईडीडी से प्रोसीड ही करेंगे इन द नॉर्मल डिलीवरी। मोस्टली मल्टीपल प्रेगनेंसीज दे कंस्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ ऑल द लाइफ बर्थ्स। और मल्टीपल प्रेगनेंसी ट्विंस ट्रिपलेट जितने अच्छे लगते हैं देखने में, उतनी ज़्यादा उनकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। लाइक हाइपरटेंशन के रिस्क बढ़ जाते हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के, एंटीपार्टम पोस्टपार्टम हेमरेज के। अब इसने हाँ बताया हुआ है, डिफरेंट टर्म्स का बताया हुआ है कि हम ट्विंस को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस के कितने फीटसेस हैं, ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, क्वाड्रिपल्स हैं, कितने एग्स जो थे वो फर्टिलाइज हुए, 1 से 2 बनाया तो मतलब नॉर्मल ट्विंस जो है ना। और अगर दो एग्स अलग अलग एग्स फर्टिलाइज हुए तो उसे कहते हैं पैटर्नल ट्विंस। फिर नंबर ऑफ प्लेसेंटे कितने थे, कोरियोनिसिटी मतलब एक प्लेसेंटा था तो मोनोकोरियोनिक ट्विन, 2 प्लेसेंटा था तो डाइकोरियोनिक ट्विंस। नंबर ऑफ एमनियोटिक कैविटीज़, अगर एक प्लेसेंटा था मोनोकोरियोनिक था और 2 एमनियोटिक कैविटीज़ थी तो इसका मतलब मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक बोलेंगे। अगर 2 सेपरेट हुए तो फिर डाई एमनियोटिक डाइकोरियोनिक होंगे। अब ये डिपेंड करता है किस स्टेज पे एग्स डिवाइड कर रहे हैं, किन दिनों में एग्स डिवाइड कर लें। अगर तो अर्ली डिवाइड कर रहे हैं, साथ ही डिवाइड कर दें, मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक मतलब एक प्लेसेंटा और 2 एमनियोटिक कैविटीज़ 20% ऑफ द प्रेगनेंसीज में बनती है। क्या तब जब जाइगोट डे 4 और डे 8 में ही और फर्टिलाइजेशन में ही अलग अलग हो जाए तो फिर उनका एक प्लेसेंटा होता है और 2 एमनियोटिक कैविटीज होती है। अगर वो थोड़ा सा लेट करे, जो 1% प्रेगनेंसीज मल्टीपल प्रेगनेंसी में होता है, डे 8 या डे 12 पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन तो कंजॉइंट नहीं, तो हमारे पास मोनोकोरियोनिक मतलब सिंगल प्लेसेंटा और सिंगल एमनियोटिक सैक बनती है। और इन केस वो 12 दिनों के भी बाद 13 डे पे जाके जो है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन अलग अलग हो, तो वो फिर प्रॉपर्ली अलग अलग नहीं हो पाते, वो कंजॉइंट ट्विंस बन जाते हैं, जैसे साइमन ट्विंस भी कहते हैं। वो स्कल से जुड़े भी हो सकते हैं, वो चेस्ट से जुड़े भी हो सकते हैं, वो बट से भी जुड़े हो सकते हैं, और इसे कहते हैं कंजॉइंट ट्विंस, साइमन ट्विंस। केयर ऑफ द वुमेन, जो प्रेगनेंसी जिसको मल्टीपल प्रेगनेंसी है उसको तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उसकी सिम्फिसिस फंडल हाइट को भी प्रॉपर्ली उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि FGR है। लेट सपोज उसकी सिम्फिसिस फंडल हाइट जो है वो ज़्यादा आ रही है तो उसको कम आ रही है। अगर जो 2 बच्चे हैं, देखो एक ही प्लेसेंटा 2 बच्चों ने शेयर करना है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे शायद कि 20 वीक्स है तो 20 वीक्स से 20 सेंटीमीटर आए, या 30 वीक्स से 30 सेंटीमीटर है, तो ये भी हो सकता है। या थोड़ी सी ज़्यादा जितनी ट्विंस में उसकी नॉर्मल होती है वो है, और वो ना ही आ रही है, उससे कम आ रही है, तो वो उसकी नॉर्मल है, तो इससे हम लोग FGR नहीं प्रोडिक्ट करेंगे। नो बेनिफिट इन यूजिंग अनटारगेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वो रेजिमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट बी वट एवर नेचुरल कोर्स जो है वो होने दें। कॉम्प्लिकेशन मल्टीपल गेस्टेशन में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कहते हैं बहुत रिस्की प्रेगनेंसी है। एक माँ ने एक बच्चे के दिल की धड़कन को मेंटेन करना, उसका ब्लड मेंटेन करना, वो इतना चैलेंजिंग होता है। यहाँ 2 बच्चे हैं तो कार्डिक आउटपुट में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होती है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, रिलेटिवली हीमोडाइल्यूशन होती है, ब्लड जो होता है थिन हो जाता है, ESR जिससे हम कहते हैं रेज्ड हो जाता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में। डायफ्रेगमेटिक स्प्लिंटिंग, वेट गेन, लॉर्डोसिस, अब एक बच्चे की बारी में ही लॉर्डोसिस कंप्लेन इतनी ज़्यादा होती है, 2 बच्चे व्हेन अ फीमेल इज कैरिंग तो लॉर्डोसिस बहुत ज़्यादा होते हैं। वन ऑफ द कॉमनेस्ट एंड मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन डायकोरियोनिक मतलब 2 कोरियन अलग अलग प्लेसेंटे, डाई एमनियोटिक प्रेगनेंसी अलग अलग एमनियोटिक सैक, डायमनोटिक डायकोरियोनिक प्रेगनेंसीज प्री टर्म डिलीवरी बहुत ज़्यादा अक्सर हो जाती है, स्पॉन्टेनियस या आइट्रोजेनिक, तो इट्स वन ऑफ द ग्रेट कॉम्प्लिकेशन। इस सब में एक हमारे पास 2 चीज़ें आती है, एक चीज़ आती है ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, TTS। एक जो होता है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो जाता है, दूसरा जो होता है पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो जाता है। ये डोनर बन जाता है, ये रेसिपिएंट बन जाता है, सारा इसका लाइकर ले लेता है, सारा इसका, अगर तो सारा उसका ये है लाइकर ले ले तो ओलिगो और पॉलीहाइड्रोएमनियोस। अगर जो है डोनर अरे रेसिपिएंट, अगर डोनर से सारा वो ब्लड ले ले और रेसिपिएंट में चला जाए तो उसे हम कहते हैं ट्विन एनीमिक। एक एनीमिक में डोनर वाला एनीमिक हो जाएगा, दूसरा वाला पॉलीसाइथीमिक हो जाएगा, और इसे ट्विन एनीमिक पॉलीसाइथीमिया सिंड्रोम कहते हैं।
ठीक। तो इस चीज़ का तो बहुत बड़ा खदशा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम एंड ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा ये तो जर्नल कॉम्प्लिकेशन है ना, कि माँ को ये हो सकता है, बच्चों को क्या क्या मसला हो सकता है। 5.5 टाइम्स वो मर सकते हैं। अगर 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 6 तक तकरीबन उनकी डेथ हो सकती है मल्टीपल प्रेगनेंसी में। फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन मोर देन कॉमन, कि अगर जो है प्रॉपरली डक्टस वेनोसिस से प्रॉपरली शंटिंग ना हो रही हो ब्लड की, या फिर प्लेसेंटा जैसे एक शेयर कर रहे हैं उसमें अम्बलाइकल वो जो वेसल्स हैं स्पायरल आर्टरीज वो प्रॉपरली इन्वेड ना की हो ट्रोफोब्लास्ट में, कोई भी यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी आ जाए तो मसला हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। द डेथ ऑफ वन ऑफ द मोनोकोरियोनिक ट्विन पेयर में रिजल्ट इन ईदर डेथ और हैंडीकैप ऑफ द को ट्विन। अगर एक ट्विन की डेथ हो जाए तो दूसरा ट्विन ऐसे ही नॉर्मल नहीं बचता, वो सदमे में या तो वो उसकी भी डेथ हो जाती है या वो हैंडीकैप हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्यूट हाइपोटेंशन सेकेंडरी टू प्लेसेंटल वेस्कुलर एनास्टोमोसिस। दोनों एक ही प्लेसेंटा शेयर कर रहे हैं, दोनों इवन अगर 2 प्लेसेंटा भी शेयर कर रहे हैं, एक की डेथ हो गई है और दूसरे को जो है एकदम वो हाइपोटेंशन में चला जाएगा। तो इस तरह एकदम तो डायरेक्ट हाइपोटेंशन में जा रहे हैं, उसकी वजह से तो दूसरा भी जो जिंदा था पहले उसकी भी डेथ हो सकती है, वो हैंडीकैप हो सकती है, वैस्कुलर एनास्टोमोसिस बिटवीन द टू सर्कुलेशन। कॉम्प्लिकेशंस यूनिक टू मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसीज। अगर तो एक ही प्लेसेंटा है जिसमें से 2 अम्बलाइकल कॉर्ड्स निकल रहे थे और वो 2 अम्बलाइकल कॉर्ड शेयर कर रहे थे, अच्छा हो गया। एक ही प्लेसेंटा था जिसमें से 2 अम्बलाइकल कॉर्ड निकल रहे थे और वो शेयर कर रहे थे। अब मसला यहाँ हो सकता है ट्रिपल TS का भी, और इसका एक और वेरिएंट होता है जो मैंने बताया ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस। जैसे कि यहाँ वो लिखता है कि दिस इज़ यूनिक ओनली टू मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, या तो आर्टीरियो वीनस जो शंटिंग होती है वो प्रॉपर नहीं होती, आर्टीरियो वीनस, वीनो आर्टीरियल, आर्टीरियो आर्टीरियल या वीनो वीनस, कोई ना कोई शंटिंग में मसला आता है, कोई ना कोई मिस पड़ता है जिसकी वजह से मसला होता है। हम ट्रिपल TS को अल्ट्रासोनोग्राफी पता लगाते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी पे क्या पता लगाते हैं, हम देखते हैं क्या आया प्लेसेंटा सिंगल है, सिंगल प्लेसेंटा है एंड रेडी टू बी अ डोनर, एंड वो वाली गेम खेलने के लिए रेडी है, बस ठीक है। कॉन्कॉर्डेंट जेंडर है, कॉन्कॉर्डेंट जेंडर है तो इसका मतलब मोस्टली कि ये वो वाला ट्विंस नहीं है, पैटर्नल ट्विंस नहीं है। फटर्नल ट्विंस कहते हैं ना, जो एक ही 2 में डिवाइड करें, ये फटर्नल ट्विंस है, पैटर्नल ट्विंस नहीं है। पैटर्नल ट्विंस ये कि एक ही फ्यूज़ हुआ था, वो 2 में डिवाइड हुए, तो इनकी सेक्स सेम होती है। इनके सेक्स 2 अलग हो तो वो बच्चे एक दूसरे जैसे दिखते नहीं हैं, वो 2 अलग अलग स्पर्म फ्यूज़ करता है, सॉरी फर्टिलाइज करता है। तो फटर्नल ट्विंस की सेक्स सेम होती है और पैटर्नल ट्विंस की सेक्स सेम नहीं होती। अगर तो एक ही फटर्नल ट्विंस हो, कॉन्कॉर्डेंट सेक्स हो, एक ही प्लेसेंटा हो, और एक जो तीसरा जो हमारा क्राइटेरिया वो ये है कि एक बच्चा जो है वो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस में हो और दूसरा बच्चा पोली में। वो हमें कैसे पता लगता है, मैक्सिमम वर्टिकल जो है पूल उसमें हम देखते हैं एक का ओलिगो में लेस देन 2 सेंटीमीटर सैक हो और पोली में ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर। हम कहते हैं ना यूट्राइन कैविटी को हम 4 में डिवाइड करते हैं और हर एक का वो वाला कोई भी ऐसा पूल जो खाली पड़ा हो, ना अम्बलाइकल कॉर्ड हो, ना फीटल कोई पार्ट हो, उसका मैक्सिमम वर्टिकल डायमीटर मेजर करते हैं। जो बच्चा ओलिगोहाइड्रोएमनियोस का होगा उसमें वो 2 सेंटीमीटर से भी लेस होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा, और जो बच्चा पोली का होगा उसके इतने बड़े बड़े पूल्स दिखेंगे, मोर देन 8 सेंटीमीटर। तो 3 क्राइटेरिया अल्ट्रासाउंड पे पूरे होने चाहिए। अगर तो पूरे हो जाते हैं तो फिर बस ठीक है, हमें पता लग 3 नहीं 5 सॉरी। दूसरा डिस्कॉर्डेंट ब्लैडर अपीयरेंसेस और हीमोडायनामिक या कार्डिक कंप्रोमाइज़। एक का कार्डिक कंप्रोमाइज़ हो रहा है, अगले का हीमोडायनामिक मसले हो रहे हैं, तो ये पाँचों के 5 भी अगर हो जाए, हमें पता लग जाए अल्ट्रासाउंड पे देखें तो इसका मतलब मसला है। इसको अब हम लोगों ने ट्रिपल TS मसला हो गया। अब हम डिवाइड करते हैं कि इसकी स्टेज कौन सी है। ऐसी स्टेज तो नहीं है जिसमें अलार्म बजें और ख़तरे की घंटी और हमें कोई हाथों मार के काम करना पड़ जाए, कोई इंटरवेंशन लेनी पड़ जाए। स्टेज 1 में वो कहता है अगर एक ओलिगो हो और दूसरा पोली हो, इसे कहते हैं क्विंटेरो स्टेजिंग। कहते हैं एक ओलिगो हो दूसरा पोली हो, ब्लैडर ऑफ द डोनर ट्विन जो ओलिगो बन गया है, ब्लैडर ऑफ द डोनर नॉर्मली विजिबल हो और दोनों का डॉपलर क्लियर हो, नॉर्मल हो। यह स्टेज 1। ओलिगो पोली ब्लैडर ऑफ द डोनर वो नॉर्मल विजिबल है और डॉपलर दोनों नॉर्मल है।
सेकंड स्टेज में क्या होगा, ओलिगो एंड पोली हमें नज़र आएंगे, ब्लैडर डोनर का हमें नज़र आएगा, ब्लैडर डोनर का हमें नज़र नहीं आएगा, नॉट विजिबल, और डॉपलर्स दोनों के नॉर्मल होंगे। अब ये ऐसे ख़राबी जाएगी, यहाँ से ख़राबी जाएगी। पहले ब्लैडर डोनर का विजिबल था, स्टेज 2 में वो इनविजिबल हो गया, डॉपलर नॉर्मल है। स्टेज 3 में ओलिगो पोली, ना ब्लैडर विजिबल होगा, ब्लैडर नॉट विजिबल, और डॉपलर भी अब नॉर्मल नहीं आएंगे, ठीक। स्टेज 4 में एक फीटस या फिर दोनों के दोनों फीटसेस जो हैं वो शो करते हैं फीटल हाइड्रॉप्स, मतलब एडिमा शो करते हैं, ठीक है। और स्टेज 5 में एक या दोनों की डेथ हो जाती है। तो ये क्विंटेरो स्टेजिंग है, इसके मुताबिक हम सिविरिटी चेक करते हैं। इसका एक रेयर कोरियोनिक फॉर्म जो है वो हम लोगों ने पढ़ा कि ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस। रेयरली हम ये भी देखते हैं कि मिरर सिंड्रोम के अगर माँ को प्री एक्लेम्शिया हुआ है तो बच्चे को फीटल हाइड्रॉप्स होता ही होता है। इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं आप? ट्रिपल टीएस को ट्रीटमेंट ओनली रेफर टर्शरी रेफरल ये कि मतलब थोड़ा सा बड़ा काम हो जाता है तो आपको इसको बड़े रेफरल पे, बड़े हॉस्पिटल पे, बड़ी इस पर डील करना पड़ता है। इसकी एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट है। एक्सपेक्टेंट ये कि एमनियो रिडक्शन, सेप्टोस्टोमी या सिलेक्टिव फिटिसाइड कर दें। सिलेक्टिव फिटिसाइड ये है कि जिसमें मसला आ रहा है उसको एक को आप इंड्यूस भी कर सकते हैं, या फीटोस्कोपिक लेज़र एब्लेशन ऑफ द वेस्कुलर एनास्टोमोसिस। अगर कोई गलत एनास्टोमोसिस हुई भी है जहाँ पे, जैसे हम कहते हैं ट्रिपल टीएस में क्या होता है, प्लेसेंटा से 2 कॉर्ड्स निकलना था, अगर ये कॉर्ड प्लेसेंटा की बजाय इस कॉर्ड से निकलना शुरू कर दें, ये डोनर बन जाएगा, रेसिपिएंट बन जाएगा, तो हम लोग इसको अब्लेट कर देते हैं, इस कनेक्शन को हम अब्लेट कर देते हैं। ज़्यादातर आजकल फिटोस्कोपिक लेज़र एब्लेशन भूम पे। Fetus is undergoing laser ablation rather than the amnio reduction were twice as likely to survive and had 80% reduction in neurological morbidity। लेकिन अगर हम एमनियो रिडक्शन करें, एमनियोटिक फ्लूइड कम कर दें, इस तरह कुछ कर दें तो उसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी। मोनोकोरियोनिक ये कि प्लेसेंटा भी एक है, मोनो एमनियोटिक ये कि एमनियोटिक सैक भी एक है। ऐसे ट्विन्स दे हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कंजेनिटल एनोमलीज। कौन कौन सी? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो गए, एब्डोमिनल वॉल या यूरिनरी ट्रैक्ट मालफॉर्मेशन की सबसे ज़्यादा चांसेस इनके होते हैं। एंटीनेटल ये केयर के एक तो माँ का तो बहुत ख्याल रखना चाहिए, ऑब्वियसली स्क्रीन करना चाहिए मल्टीपल प्रेगनेंसीज को। आप 13+6 वीक्स पे क्राउन रम्प लेंथ मेजर करें, वो 45 से 84 मिलीमीटर के दरमियान है, तो 13+6 वीक्स पे 11+0 से लेकर 13+6 वीक तक, तो 45 से 84 के दरमियान है, तो इट्स नॉर्मल, ठीक। पर्पस ऑफ दिस इज़ कि हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर सकें गेस्टेशनल एज का, कोरियोनिसिटी का, या अगर कोई डाउन सिंड्रोम है तो उसको भी देख सकें। गेस्टेशनल एज असेस होती है ऑब्वियसली बाय क्राउन रम्प लेंथ, तो वो 45 से 84 मिलीमीटर का हम करते हैं। कोरियोनिसिटी कैसे डिटरमिन होती है? बाय असेसिंग कि कोरियोनिसिटी मतलब कोरियन कितने हैं, नंबर ऑफ प्लेसेंटा कितने हैं, एंड असेसिंग फॉर द लैम्डा साइन। एक और बात जो हमें दिखती है डॉपलर पे, कोरियोनिसिटी इज डिटरमिन्ड बाय असेसिंग द नंबर ऑफ प्लेसेंटा और लैम्डा साइन। डॉपलर पे हम लोगों को जो 2 ट्विन्स हैं अगर वो एक प्लेसेंटा ही शेयर करें तो उसमें एक टी लैम्डा टी इन्वर्टेड टी साइन या लैम्डा साइन प्रॉपर्ली नज़र आता है, ठीक है। तो इससे भी पता लग सकता है कि ये ट्विन्स हैं। माय अपॉलॉजीज, डॉपलर पे नहीं, अल्ट्रासोनोग्राफी पे इन्वर्टेड टी या लैम्डा साइन हमें नज़र आ जाता है। अनॉमली स्कैन जो कि हमें करवाना चाहिए, काफ़ी लोगों को करवाना चाहिए 14 वीक्स से लेकर 20 वीक्स तक, तो उसमें भी मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर 2 to 3 times ऑफन मोर लाइकली टू हैव स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, एनेंसेफली, होलो प्रोजेंसेफली के मसले, और फीटोसाइड मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी दे कैरी एन इंक्रीज रिस्क। अगर तो चाहते हैं ना कि एक बच्चा जो डोनर है उसमें मसला है या रेसिपिएंट जिसमें मसला, इसमें ज़्यादा मसला, उसको मार दिया जाए, तो उसके और मज़ीद मसले हैं, बड़ी फर्दर कॉम्प्लिकेशन, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स में डिफरेंट मसले आ सकते हैं। Twin twins, as in singletons, the risk of chromosomal abnormalities increases with mother age, that is normal. Spontaneous dizygotic twinning also increases with maternal age. और अगर असिस्टेंस लेते हो कंसेप्शन दैट इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस, मतलब आप क्लोमिफीन लेके या ओवुलेशन इंडक्शन करा के करते हो तो उससे भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हाउ डू यू असेस द ग्रोथ रेट?
मल्टीपल प्रेगनेंसी से देयर आर ग्रेटर रिस्क ऑफ बीइंग ऑन फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो आप 20 वीक से गेस्टेशन एट मैक्सिमम ऑफ 4 वीक्स इंटरवल में बुलाते हो, उन्हें चेकअप करते हैं। डिलीवरी प्लान, हाउ टू डिलीवर पेशेंट जो ट्विन प्रेगनेंसी का। इंट्रापार्टम मैनेजमेंट ये कि उसका एजुकेट करें, 2 न्यूनेटल रिससिटेशन ट्रॉलीज होनी चाहिए, ऑब्स्टेट्रिशियन होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अक्सर आ जाते प्री टर्म में, तो ये प्री टर्म का हाई रिस्क बन जाता है। अगर तो ये पहला बच्चा सिफेलिक है, ठीक है, अगर तो पहला बच्चा सिफेलिक है, हेड एंड उसका नीचे है, और दूसरा बच्चा जो है वो ब्रीच है, हेड एंड उसका ऊपर है, टांगे नीचे है। पहला सिफेलिक निकलेगा, मतलब पहला वजाइनली निकलेगा, दूसरा भी वजाइनली ही निकलेगा। इसके ना पिक्चर यहाँ पे क्लियर है, मैं दिखाती हूँ। अगर पहला बच्चा सिफेलिक है और दूसरा बच्चा भी सिफेलिक है, दोनों वजाइनली निकल जाएंगे, ठीक है। पहला बच्चा सिफेलिक है, फर्स्ट प्रेजेंटिंग बेबी जो है वो सिफेलिक है और दूसरा ब्रीच है, तो ब्रीच भी वजाइनली ही निकलेगा, ठीक है। अगर पहला बच्चा ब्रीच है, जैसे एक्सटेंडेड ब्रीच है, तो इसको तो ट्रायल ले सकते हैं, नहीं तो इसको इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन से निकलेगा, ये भी सिजेरियन सेक्शन से निकलेगा। और अगर दोनों फुटलिंग ब्रीच है तो फिर तो हम रिस्क लेने नहीं वाले, दोनों सी सेक्शन से निकलेंगे। बट इन केस जैसे ये सिफेलिक ब्रीच है, प्रेजेंटिंग वाला जो है सिफेलिक और ये ब्रीच है, हम ये भी कर सकते हैं कि इसको टांगों से निकालें, और ये भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि हम मेम्ब्रेन्स रप्चर किए बगैर हम लोग सबसे पहले उसका इंटरनल पोटालिक वर्जन करा लें। वी अलाउ फॉर द इंटरनल पोटालिक वर्जन, अर्ली एपिड्यूरल देके उसको पोटालिकली वो रिमूव कर दें। जैसे यहाँ लिखा हुआ, इफ सेकंड ट्विन इज़ नॉन वर्टेक्स, 40% ऑफ ट्विन्स में ऐसे होता है, वजाइनल डिलीवरी कैन बी सेफली कंसीडर्ड। क्यों? फुटलिंग ब्रेंच पे तो हम लोगों को फीटल डिस्ट्रेस अगर हो सकता है, उसके लिए नहीं, हम लोग क्या करते हैं, उसके मेम्ब्रेन्स रप्चर होने से भी पहले उसको पकड़ते हैं, उसके पाँव को रोटेट कर देते हैं। इंटरनल पोटालिक वर्जन इज परफॉर्म आइडेंटिफाइंग द फीटल फुट थ्रू द इंटैक्ट मेम्ब्रेन्स को नहीं तोड़ते। जनरली डायकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसीज डिलीवरी 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे एडवोकेटेड हो जाती है। डायकोरियोनिक का 37 वीक्स पे निकाल दे, 40 तक ना वेट करें। और अगर जो है अनकम्प्लिकेटेड मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसीज हैं, दे शुड बी ऑफर्ड, मोनोकोरियोनिक है, एक ही प्लेसेंटा शेयर करते हैं, तो उससे 36 वीक निकाल। 2 प्लेसेंटा है 37 पे, 1 प्लेसेंटा है 36 पे, और जितना लेट करते जाओगे तो इंट्रा यूट्रो डेथ के चांसेस बढ़ सकते हैं। कंटिन्यूइंग अनकम्प्लिकेटेड ट्विन प्रेगनेंसीज बियॉन्ड 38 वीक्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। अगर कहते हैं नहीं टर्म पे डिलीवर कराना तो उसके फीटल डेथ के चांसेस आ जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो।